मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है। जी हां, 10 समन ईडी की टीम उनको भेजती है। 2 बार पूछताछ भी होती है। एक बार दिल्ली आवास भी पूछताछ के लिए ईडी की टीम जाती है, लेकिन वहां पर भी हेमंत सोरेन लापता हो जाते हैं और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली में उनकी BMW कार को जब्त कर लिया था। लेकिन इसके बाद 36 घंटों के बाद हेमंत सोरेन की लोकेशन का पता चलता है और बताया जाता है कि हेमंत सोरेन रातों रात दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं और वहां पर सीएम आवास में मौजूद है। 30 जनवरी 2024, जी हां, ईडी की टीम एक और नोटिस जारी करती है और उस पर हेमंत सोरेन के दफ्तर से जवाब आता है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी से पूछताछ के दौरान उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में ईडी की टीम करीब 8 घंटे तक हेमंत सोरेन से उनके आवास पर पूछताछ करती है। उसके बाद देर रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसे में चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाता है। ऐसे में क्या अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनको 10 समन जारी किए गए थे, उसके बाद अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि विपक्षी नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई से मैं काफी हैरान हूं। क्या आने वाले वक्त में अब लालू परिवार पर भी ईडी की तलवार लटकती नजर आ रही है और अगला टारगेट क्या ईडी लालू परिवार को बनाने वाली है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों से का जवाब लेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अमन जी, पहला सवाल रहेगा कि क्या हेमंत सोरेन के बाद अब लालू परिवार का टारगेट किया जाएगा ईडी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह दिनेश आपने बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, उसी को लेकर सब बात जुड़ी जा रही है कि क्या वाकई ये सब इलेक्शन को लेकर किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए, जब से नीतीश सरकार गिरी, उसके नेक्स्ट डे ही लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके अगले दिन तेजस्वी उनको बुलाया जाता है। तो ये लग रहा है कि क्या आने वाले टाइम को देखते हुए बीजेपी, या यूं कहें कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो ईडी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं, खासकर विपक्षी जो नेता हैं, उनके ऊपर लगातार हमलावर रहती है। और यही देखा जा रहा है। जैसा आपने झारखंड का जिक्र किया, हमने इससे पहले अगर देखें तो दिल्ली का जिक्र कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल का कर सकते हैं। तमाम राज्य जहाँ पर गैर भाजपाई सरकार है, वहाँ पर लगातार जो है ईडी के जरिए, जो लगातार विपक्षी नेता कहते रहे हैं कि ईडी के जरिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को, जो मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, 4 साल लगभग उनका जो कार्यकाल है वो हो गया है पूरा, उसके बावजूद भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि हेमंत सोरेन भाग गए, भगोड़े हैं, बच रहे हैं और इतना उन्होंने घोटाला किया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी के पास कैसे है? क्या उन्होंने अभी से साबित कर दिया कि वो वाकई जो उन्होंने घोटाला किया है? क्योंकि ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमन जी, इसमें पर्दे के पीछे से खेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई से पहले ही बीजेपी के तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से कहा कि हेमंत सोरेन डर गए हैं, लेकिन घोटाले और गबन का जो है भुगतान उनको करना पड़ेगा। तो क्या को पर्दे के पीछे बैठकर बीजेपी इस जो ईडी का इस्तेमाल करती नजर आ रही है? देखिए, यही बात दिनेश भाई कहा जा रहा है बार बार कि किस तरह से ईडी या सीबीआई के जरिए जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, वो भी यही बात कहते रहे कि भाई आखिर क्यों बीजेपी मेरा सत्यानाश करना चाहती है, मेरी पार्टी का सत्यानाश करना चाहती है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है। तो ऐसे में हमें भी पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि कल केजरीवाल के खिलाफ भी एक और समन जारी हो गया, तो जो विपक्षी नेता है चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको याद हो कि छगन भुजबल पर जब बात होती है, बीजेपी में आ जाते हैं, सब शांत हो जाता है, और नारायण राणे बीजेपी में आते हैं, सब शांत हो जाता है, प्रफुल्ल पटेल आते हैं, शांत हो जाता है, इसके अलावा अजीत पवार आते हैं, शांत हो जाता है। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जिनके ऊपर बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी कि ये घोटालेबाज है, इनसे बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं है, आज वही बीजेपी के चहेते बने बैठे। तो क्या जो बीजेपी में नहीं आएंगे उनके ऊपर इस तरह की ईडी कार्रवाई करेगी? बड़ा प्रश्न ये है। और जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं उनके खिलाफ सारे मामले बंद हो जाते हैं। ये जो तस्वीर निकल के सामने आती है, ये बताती है कि क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं में जो है सारे घोटालेबाज भरे हुए हैं? क्या विपक्षी नेता ही सारे घोटाले करते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसे में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्या उनमें सारे लोग दूध के धुले हैं? तो ये सवाल बनता है कि क्या जिस तरह से बीजेपी के द्वारा ये जो लगातार आरोप लगे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम सारे नेताओं को, जो खासकर विपक्षी नेता, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव ने यहाँ भी ये भी कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर अब लड़ने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस इंडिया अलायंस में शामिल थे वहां से उनको जो है उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको निकाल लिया है और उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद लालू प्रसाद यादव उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और फिर ये जो कार्रवाई है ये अपना रूट तय करते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी, जहां से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दिग्गज विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र में जाने ही चाहिए थे। अजीत पवार के ऊपर पीएम मोदी ने ही कितने सारे आरोप लगाए थे, लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो यही बात लगातार कही जाए। आपने लालू यादव का जिक्र किया, जाहिर सी बात है एक उम्र है के साथ वो कह सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं और साथ में बीमारी भी तमाम सारी उनकी है। उम्र दराज एक नेता माने जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10-10 घंटे बैठाकर जिस तरह से पूछताछ की जा रही है वो अपने आप में गंभीर मामला है। आपको बता दें कि तमाम सारे नेताओं ने यही बात कही कि भाई अगर इसी मामले में यानी कि जो नौकरी के बदले जमीन का जो पूरा मामला है, इस मामले में अगर उनकी कोई गलती है, कहीं कोई उन्होंने अपराध किया है, कोई भी चीज ऐसी हुई है, तो आपने 10 साल गैप क्यों किया? पीएम मोदी के 10 साल पूरे हो गए, अब कहीं जाकर इलेक्शन के टाइम पे आपको याद आया, इस पूरे मामले पर ईडी को याद आया। तो ये जो सब चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या ईडी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता है उनके ऊपर एक दबाव बनाकर उनको जो है कमजोर किया जा रहा है। लगातार ये देखने को मिल रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हम जो है जो बिहार की बात करें तेजस्वी और लालू यादव, मीसा भारती, इसके अलावा झारखंड में तो आप देख रहे हैं क्या खेल चल रहा है। दिल्ली की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया 1 साल से दिनेश जी जेल के अंदर बंद है। सोचिए कि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या ईडी जांच कर रही है, किस तरह से कर रही है। तो कई तरह के ऐसे मसले हैं जो लगातार सवालों के घेरे में कि क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं को ये निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, या बाकी उन्होंने कोई अपराध किया है, और अपराध अगर किया है तो आपको 1-2 साल से साबित करने में के बावजूद भी इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको याद हो दिल्ली में मनीष सिसोदिया घर पर छापेमारी होती है, संजय सिंह के यहाँ पर छापेमारी होती है, क्या कुछ बरामद होता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बड़ा सवाल यही है दिनेश की आखिर कब तक ये चलता रहेगा? क्या सिर्फ कह सकते हैं सत्ता हासिल करना ही एकमात्र मकसद रह गया और दूसरे दलों के नेताओं को बदनाम करना ही एकमात्र मकसद रह गया? ऐसे में जो आपने शुरुआत की थी हेमंत सोरेन के साथ में, मैं वही पाना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से साबित कर दिया है कि हेमंत सोरेन घोटालेबाज है, तो मेरे ख्याल से ये काम तो ईडी या जो देश की अदालत है उनका काम है। आप आरोप लगाइए कैसे आरोप उनके ऊपर, लेकिन आप अपराधी साबित मत कीजिए। और ऐसे में जिस तरह से वो अपराधी साबित करने में लगे हुए वो मेरे ख्याल में लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। अमन जी, आखिरी छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या ईडी यहाँ पर गिरफ्तार करके या सत्ताधारी दल जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की बजाय यहाँ से जितने संपत्ति का उनके द्वारा जो गबन किया गया, जो आरोप लगाया जाता है, क्या उस संपत्ति को जब्त करके कुर्क करके और यहाँ से उनकी कमर नहीं तोड़ी जा सकती है, जिससे कि सरकार जो है एक सेफ जो है लोकतंत्र बचाने के लिए भी चलती रहे और ऐसे में भ्रष्टाचार की भी कमर तोड़ी जा सके? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अगर आप देखेंगे पूरे मामले तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो भी भ्रष्टाचारी जहाँ भी आपको साबित होता है सामने लेके आइए, जनता के सामने रखिए कि इतनी सारी संपत्ति थी, हमने इसको जब्त किया है, तो उसका कुछ परिणाम जो देखने को मिले। लेकिन आप सिर्फ बयानबाजी करते हो, सिर्फ आप एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हो उसको गलत साबित करना चाहते हो, गलत साबित कर ही देते हो, चाहते क्या और ऐसे ऐसी बयान आप देते हो जो मेरे ख्याल में आपको शोभा नहीं देते। तो ये बताता है अपने आप में कि जो जल्दबाजी है, जो बहुत तेजी है कि किसी तरह से हम इसको गलत साबित कर दें, उसकी जो होड़ लगी हुई, किसी तरह से वोट हासिल हो जाए, किसी तरह से हम इसको भ्रष्टाचारी बताकर अपने पाले में लोगों की वोट कर लें, तो ये मेरे ख्याल से जो बहुत खराब पहलू है। क्योंकि आप स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर बेहतर माहौल भी आपको बनाना पड़ेगा ताकि लोग निडर होकर, बेखौफ होकर चुनाव लड़ें। और देखिए मुद्दों की बात आपको करनी पड़ेगी, मुद्दों पे आप आइए ताकि चुनाव में एक बेहतर परिणाम निकल कर सामने आए। लेकिन ईडी या सीबीआई के जरिए आप चुनाव जो डरा कर जीतना चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल दिनेश भाई कोई अच्छी प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब लालू परिवार के खिलाफ किस तरीके से ईडी का शिकंजा यहाँ पर कड़ा होता नजर आएगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।